हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कक्षा 8वीं के पाठ 1 के बारे में, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसका हम आज ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी इस पाठ का पूरा टॉपिक कवर होगा, क्योंकि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, लिखा हुआ है वन शॉट वीडियो, मतलब कि पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम ये पूरा चैप्टर आज कवर कर देंगे। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप सभी बच्चों जानते हो कि हमारे आसपास में पेड़ पौधों की कमी हो रही है, और साथ ही हमने देखा है कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो इसीलिए जरूरतें भी बढ़ रही है। अब उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, स्पेशली खाद्य सामग्री की जरूरतों को, तो उसके बारे में पढ़ते हुए आज हम फसलों के उत्पादन के सही तरीके के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि इस चैप्टर में जितनी भी बातें, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सभी को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि कुछ नया समझने के लिए, सीखने के लिए मिला है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टॉपिक का नाम है, यानी पाठ का नाम है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यानी सबसे पहले हम जानेंगे, सीखेंगे कि फसल उत्पादन का क्या है सही तरीका। फिर हम जानेंगे कि अगर हमने फसल उत्पादन कर लिया तो अब जो हमें फसल मिल गई है, यानी कहने का मतलब कि जो हमें अनाज मिल चुके हैं, उनको कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे उनको संभाल कर रखा जाए। लिखा हुआ है। पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेटा ईच एंड एवरी लाइन जो है वो समझाऊंगा, और फिर हम एक वीडियो और कवर करेंगे जिसके अंदर मैं थोरोली आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझा दूंगा। तो कह रहा है क्या, ग्रीष्म काल में पहेली एवं बोझो अपने चाचा के घर गए। ठीक है, उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। यानी कि जैसे कि आप लोग भी बेटा गर्मी के दिनों में, या फिर जो गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं बेटा, तो आप लोग भी गांव जाते होंगे, या फिर मामा के यहाँ जाते होंगे, या कहीं भी ऐसे इलाके में जाते होंगे जो थोड़ा सा शहर से दूर है। अब उन इलाकों में आप जाकर देखते हो तो वहां पर आप विभिन्न प्रकार के जो है वो इस तरीके के औजार देखते होंगे। जैसे खुरपी होते हैं बेटा, जो हाथ से चलाते हैं, जिससे छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं उनको हटाया जाता है, या फिर पौधे लगाने के काम में लोग घरों में भी उसे रखते हैं। तो वही यहाँ पर बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां और कैसे करते हैं। अब बूझो के दिमाग में ये सवाल चलता है कि इतने सारे औजार, इन औजारों का आखिर होता क्या है, क्या करते हैं इन औजारों से। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमने कक्षा 6ठी में भी बात पढ़ी है कि भोजन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। उसके बाद हमारे पास जो है कपड़ा और मकान, यानी रहने की जगह की जरूरत होती है, लेकिन सबसे प्राथमिक चीज क्या है, भोजन। तो वही कह रहा है क्या कि जितने भी सजीव हैं, सजीव किन्हें कहते हैं, जो जीवित है बेटा, जो चल फिर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। तो जितने भी सजीव है बेटा, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। वो बात अलग है कि भोजन के तरीके अलग अलग हैं, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये आपको पता होगा कि पौधे अपना भोजन बेटा प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी पौधा विभिन्न सामग्रियों के इस्तेमाल से भोजन तैयार करता है। जैसे कि उसे चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे चाहिए होता है बेटा प्रकाश की रोशनी यानी कि ऊर्जा, उसके बाद उसे चाहिए होता है जल, खनिज लवण, और साथ ही उनके पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल, उनकी भी उन्हें जरूरत होती है। लिखा हुआ है, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल याद है, अभी मैंने बताया ना आपको। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एकमात्र पौधे ही दिखाते हैं बेटा। हाँ, वो बात अलग है कि शैवाल भी ये प्रक्रिया दिखाते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत आखिर है क्या, यानी कि जंतुओं को भोजन कहां से मिलता है, फसलों से, पेड़ पौधों से, है ना। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, स्रोत तो हम समझ गए कि भैया वो स्रोत है पेड़ पौधे, ठीक है, उनसे पाए जाने वाले जो कंदमूल हैं या फिर फल सब्जियां हैं इत्यादि। लेकिन सवाल उठता है कि भोजन हम करते ही क्यों हैं। तो हमने इसका भी उत्तर पहले पढ़ा था कि भोजन हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि इससे हमें मिलती है ऊर्जा बेटा, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं,
सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। ये सब कुछ हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। तो अगर आप उचित समय पर उचित भोजन नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर बेटा कोई भी क्रिया होती है उन सभी के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा। अब जैसे बेटा मैं मान लो सो रहा हूं या आप सो रहे हैं, तो क्या सोते वक्त हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आप ये ध्यान रख ले हमेशा कि चाहे इंसान सो रहा है, बैठा है, आराम से गेम खेल रहा है, हर उस समय उसको ऊर्जा की जरूरत होती है जब वो अपने शारीरिक क्रियाकलापों को कर रहा होता है। यानी कि जब वो सो रहा है बेटा तभी उसकी दिल की धड़कनें धड़क रही है, खाने का पाचन जो है वो हो रहा है, और रक्त की जो वाहिकाएं होती है बेटा, जिसे आप धमनियां और सिराएं कहते हैं, उनके अंदर खून दौड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्य तो हमेशा चल रहे होते हैं, तो ऊर्जा तो हमें हमेशा ही चाहिए ना। तो वही कह रहा है क्या कि हर कार्य के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम पौधों से, जंतुओं से और दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बूझो फिर से सवाल उठाता है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, बात तो सही है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? अब आपको भी पता है बेटा, आपके मम्मी पापा खेती नहीं करते, हो सकता है करते हों, लेकिन ज्यादातर लोग अब खेती नहीं करते हैं, है ना। तो कहीं तो फसल उगाए जाते होंगे। बेटा खेती हम नहीं करते हैं, खेतों के अंदर फसलों की कमी हो रही है, इसलिए बेटा अनाज की रेट बढ़ते हैं। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि पढ़ा लिखा इंसान खेती नहीं करेगा। पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े इंसान भी इस तरह के कार्य करते हैं। जैसे बेटा आप जो आटा बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे आशीर्वाद, या फिर आप कह सकते हो जो शक्ति भोग है, या फिर और भी कोई नई ब्रांड मान लो, तो वो सब आटा कहाँ से बना लेते हैं? उन्होंने बेटा अनाज उगाया, ठीक है, उन्होंने वर्कर रखे, बड़े बड़े खेत खरीदे, उसमें फसलों को उगाया और तब उसमें से फसलों को निकाल कर आटा पीस कर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ लें कि चाहे हमने खेती की या ना की, लेकिन हमें खेतों की जरूरत तो पड़ी ना। हम कुछ भी खाते हैं बेटा तो वो सब कुछ जो है फसलों से मिलता है, तो इसीलिए फसल की आवश्यकता तो है ही। अब पहली कहती है भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना बहुत आवश्यक है। अगर बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं होगा बेटा तो मुझे और आपको कैसे मिलेगा ये भोजन, है ना। तो अगर आप जाते हो, रोड पर गए, आपने मार्केट से कोई चीज पैसे देकर खरीद ली, कब खरीद पाए आप? जब मार्केट में वो चीज है। अगर मान लीजिए मार्केट में आगे से गेहूं आना बंद हो जाए या आटा आना बंद हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप या मैं खरीद पाएंगे उसे? बिल्कुल नहीं, और उसके रेट बढ़ जाएंगे, काला बाजारी होगी। इसीलिए फसलों का उत्पादन बड़े स्तर पर करना बहुत जरूरी है। वही कह रहा है क्या एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण करने की आवश्यकता है। ये तीनों पॉइंट बेटा बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, नियमित उत्पादन। ऐसा नहीं है कि एक साल जो है उत्पादन किया गया और अगले साल जो है उत्पादन नहीं किया गया। नियमित उत्पादन होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए। उचित प्रबंधन का अर्थ क्या है बेटा? यानी उत्पादन कर लिया आपने, प्रबंधन अच्छा नहीं किया तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी फसलों को, जिससे कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए वो भी जरूरी है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज लास्ट में आ जाती है वितरण। वितरण की आवश्यकता है। अगर बेटा अनाज तो उगा लिया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उस अनाज को जो है वो अपने पास दबा कर रख लेती हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर क्या हो, अनाज की कमी हो जाए और फिर उसकी काला बाजारी की जा सके, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अधिक दामों पर बेचा जा सके। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी उचित वितरण भी होना चाहिए। अब हमारे पास आता है बेटा पहला पॉइंट, यानी 1.1 कृषि पद्धति। हम जानेंगे कि कृषि की पद्धति क्या है, फसल को कैसे उगाया जाता है, सही तरीका क्या है, कौन कौन से चरण हमें अपनाने चाहिए, कोई चरण अगर मिस हो जाए तो फिर क्या फसल के ऊपर असर पड़ेगा। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो कहता है लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य जो था वो घुमंतु था, यानी हम लोग घुमंतु थे बेटा। घुमंतु किसे कहते हैं? जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है बेटा नोमैडिक्स। नोमैडिक्स वो जीव जंतु कहलाते हैं जो एक जगह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जब वो भोजन वहां पर समाप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम एक जगह कहीं पर जाकर अपना परिवार बसाते हैं, वहां पर आसपास में जो है भोजन वगैरह बंद हो जाता है मिलना किसी भी तरीके से, तो फिर हम वहां से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम घुमंतु कहते हैं। तो मनुष्य भी घुमंतु थे, जैसे कि बाकी जीव जंतु होते हैं, मनुष्य भी वैसे ही थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे फसल उगाना सीखा, धीरे धीरे जो है वो परिवार बना, समाज बना, और तब हम ऐसे माहौल में रह पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हम भी अन्य जीवों की तरह ही तो थे, बिल्कुल वैसे ही थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी हम घुमंतु हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसी संभावना हो सकती है, बल्कि हो क्या सकती है, हुई भी थी। आपने देखा होगा कोरोना के काल में बेटा बहुत सारे परिवार की जो थी वो जॉब छूट गई थी। 2-2.5 साल लगभग उनको कहीं पर जॉब नहीं मिली। अंत में हार कर वो सभी के सभी कहां पलायन कर गए बेटा? अपने गांव चले गए। क्यों? क्योंकि शहरों में उनके लिए कुछ नहीं बच गया था। ना वो अच्छी तरीके से भोजन प्राप्त कर पा रहे थे, ना वो दूसरी जरूरत की चीजें। इसीलिए वो पलायन करके अपने गांव चले गए। कम से कम अपने गांव में जाकर फसल उगाकर, खेतों में कुछ नया उगाकर जो है वो अपना पालन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। अब यही सेम चीज जो है वो हमारे साथ भविष्य में भी देखने के लिए मिल सकती है, अगर हम उचित प्रबंधन ना करें, उचित उत्पादन ना करें। तो वही कह रहा है क्या कि इस तरीके से लोग जो थे वो घुमंतु थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन प्राप्त करने के लिए, आवास की खोज के लिए विचरते रहते थे, घूमते रहते थे। विचरना मतलब घूमना। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या किया? शिकार करना शुरू किया, जंतुओं को मारना और खाना शुरू किया। क्योंकि जब उनको लगता था कि पेड़ पौधों से अभी हमें पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उन्होंने जंतुओं का शिकार करना शुरू किया। फिर बीच में कालांतर मतलब हो गया कि कुछ अंतर में, इसमें बीच के समय में हमने खेती करना शुरू किया, चावल, गेहूं या फिर अन्य फसलों का उत्पादन करना शुरू किया, और तब हमने कृषि प्रारंभ की। अब कहता है फसल क्या होती है? परिभाषाएं भी बेटा साथ के साथ आप याद कर लें तो बहुत जरूरी है, और क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है। तो कहता है क्या? जब एक ही किस्म के पौधे, ध्यान से सुनना, एक ही किस्म के पौधे को बड़े स्थान पर बड़े मात्रा में उगाया जाता है, बड़े स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो उसे फसल कहते हैं। कोई भी पौधा बेटा फसल का रूप तब ले लेता है जब वो बड़ी मात्रा में उगाया जाए या फिर बड़े क्षेत्र पर उसे उगाया जाए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गेहूं। अब आपने नोटिस किया है कभी कोई गेहूं को गमले में उगाता है क्या भला? नहीं ना, गमला तो छोटा सा होता है। अब उसमें गेहूं उगाएगा तो कितना गेहूं निकाल लेगा वो? 100 ग्राम, 50 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम, इतना ही निकाल पाएगा। लेकिन हमें 250 ग्राम गेहूं से होगा क्या? समझ रहे हो? बहुत बड़े स्तर पर चाहिए हमें। तो ऐसे फसलों को, यानी आप कह सकते हैं ऐसे अनाज को या ऐसे पौधों को जो बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है, उसकी हमें जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं फसल। तो ये कह रहे हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही तरह के पौधे, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ही तरह के पौधों को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। अब उदाहरण के लिए कह रहा है, उदाहरण के लिए है गेहूं की फसल, अर्थात खेत में गेहूं उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होते हैं। उसकी वजह से ही उसे हम क्या कहते हैं? फसल। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। हम फसलों में बेटा अन्न भी देखते हैं, अनाज, सब्जियां भी देखते हैं और फल भी देखते हैं। अब जैसे कोई जो है वो अनानास की खेती करता है, कोई जो है सेब की खेती करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि सेब के पेड़ नहीं होते हैं या पौधे नहीं होते, वो भी बिल्कुल गेहूं की तरह होते हैं। नहीं, आप कभी भी दिमाग में ये ना सोचें कि फसल का मतलब हो गया कमजोर पौधे। नहीं, फसल का मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि बड़े पैमाने पर किसी भी पौधे को उगाना, चाहे वो पौधा पेड़ में परिवर्तित हो जाए। जैसे कोई आम के फसल उगाता है, यानी आम की फसल करने का मतलब क्या हो गया कि बड़े से खेत में खाली आम का बगीचा लगा दिया हमने, बहुत सारे आम के पेड़ लगा दिए। अब उसमें क्या होगा? हर साल आम फलेगा और आम जो है वो मार्केट में बेचा जाएगा। अब वो जो आम फलता है बेटा, वो भी एक तरीके से आम का फसल हो गया, क्योंकि हमने उसे बहुत बड़े स्तर पर लगाया।
तो आप ये ध्यान रखें हमेशा कि किसी भी खाद्य सामग्री को बड़े स्तर पर उगाना फसल का हिस्सा है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखें बेटा, हमारे भारत के अंदर ताप के हिसाब से, आर्द्रता के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, यानी कह सकते हो परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग फसल उगाई जाती है। ऐसे ही अन्य देशों में भी है। भारत एक विशाल देश है, जैसा कि आप सभी जानते बेटा। हमारे देश के अंदर विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न जो है वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां अलग अलग है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो है वो अलग अलग तरीके से ये फैली हुई हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब इसकी विविधता के आधार पर हमने फसलों को बेटा दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है खरीफ फसल। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप हमेशा याद रख पाएंगे। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होती हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जब वर्षा की शुरुआत होती है, जैसे कि अभी का मौसम यानी जुलाई और अगस्त सितंबर, इस मौसम में उन्हें उगाया जाता है। तो ये कह रहा है वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जो समय आता है, जो आप कह सकते हो मौसम आता है या फिर आप महीना कह सकते हो, वो आता है जून से सितंबर, जो कि अभी चल रहा है। देखो बेटा, अभी आप देखो तो बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, पर बारिश हो तो रही है। क्या हर मौसम में बारिश इतनी ही होती है? नहीं ना। तो इसीलिए ये कहलाता है बेटा बारिश का मौसम। तो वही कह रहा है कि ऐसी ऋतुएं जो है जिसमें बारिश होती है उसमें हम खरीफ फसल को उगाते हैं, और ये जून से सितंबर तक का होता है। इस मौसम में उगा दिया जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सब बेटा खरीफ की फसलें हैं। हमेशा याद रखेंगे कौन कौन सी फसलें जिनको पानी की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है बेटा। या फिर मोटी मोटी बात मैं आपको समझाऊं, जो चीजें आपको सर्दियों में खाने के लिए मिलती है ना, वो सब आपको खरीफ की फसल में कैटेगराइज कर लेना है, यानी उसे खरीफ की फसल में डाल देना है। अब कहोगे सर कैसे? मतलब आप नोटिस करो, मूंगफलियां हमें सर्दियों में खाने के लिए मिलती है क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है। आप देख रहे हो बेटा, ये जो जून है, जुलाई है, सितंबर है, मतलब अगस्त सितंबर, यहाँ तक बारिश होती है। इन मौसम में इन्हें उगाया जाता है, फिर ये पककर तैयार हो जाते हैं नवंबर दिसंबर तक जाकर। और आपको पता ही होगा नवंबर दिसंबर जो है वो सर्दी का मौसम है। अब जब ये पककर तैयार होती है तो मार्केट में आ जाती है, जैसे कि मूंगफली। अब आप नोटिस करो, मूंगफली जो है वैसे मिल तो जाता है हर मौसम में, लेकिन ज्यादातर हम किस मौसम में खाते हैं मूंगफली को? जब सर्दी होती है ना, गरम गरम मूंगफलियां होती है, उसे छीलते हैं, नमक के साथ खाते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वो सभी चीजें या वो सभी आप कह सकते हो फल, सब्जियां या फिर अनाज जो हमें सर्दियों के मौसम में आमूमन देखने के लिए, खाने के लिए मिलते हैं, वह सब खरीफ की फसलों में डाले जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास रबी की फसल, जिनको शीत ऋतु में लगाया जाता है। यानी जब खरीफ की फसल कट जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते हम काट लेते हैं खरीफ की फसलों को, तो इस मौसम में अब हम लगाते हैं किसको? रबी की फसल को, जो अक्टूबर से मार्च तक का समय लेती है। यानी अक्टूबर नवंबर में इन्हें बोया जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनमें ये तैयार हो जाती हैं, और मार्च में जाकर इन्हें काट लिया जाता है, मार्च और अप्रैल तक जाते जाते। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, सर्दियों के ऋतु में उगाई जाती हैं। और इसका जो मौसम होता है बेटा वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और इसके अंदर फसलें आती हैं गेहूं, चना। आपने देखा होगा गर्मी की मौसम जब मार्च और अप्रैल, जब आपने देखा होगा तो मार्च और अप्रैल में धूप में आपने गेहूं की खेतों में, यानी ऑब्वियसली बात है खेतों में गेहूं को देखा होगा, जो आपकी गेहुआ कलर की फसल होती हैं, बहुत ही दूर तक गेहूं फैले होते हैं। साथ ही आपने बेटा सरसों देखा होगा, मटर देखा होगा, अलसी भी जो है रबी के फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं जो गर्मी की ऋतुओं में उगाई जाती हैं। यानी हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि हमारे भारत के अंदर
खेतों में दो प्रकार की जो खेती की जाती है, यानी कि खेतियों में जो दो प्रकार की फसल लगाई जाती है बेटा, वो है हमारी कौन कौन सी, रबी और खरीफ। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आधारित फसल पद्धति। आधारित फसल पद्धति क्या है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? यानी सवाल उठता है कि धान जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उनको हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाते हैं? अब नाम से पता लग रहा है कि आधारित फसल पद्धति है। आधारित फसल पद्धति का मतलब क्या हो गया? जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं किसी न किसी चीज पर आधारित हो, चाहे वो मौसम पर आधारित हो बेटा, चाहे वो दूसरे फसलों पर आधारित हो, चाहे पोषक तत्वों पर आधारित हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मौसम पर आधारित। तो वही कह रहा है कि धान को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि शीत ऋतु में बेटा बारिश नहीं होती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो धान को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है इसे। इसीलिए पानी उस समय में हम आसानी से मुहैया नहीं करा पाएंगे इतना ज्यादा जितना धान को चाहिए होता है। आपने धान की खेती को देखा होगा बेटा, खेत में पूरा पानी पानी ही रहता है और उसमें हम धान को बोते हैं। तो धान की खेती के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए इसे हम शीत ऋतु में नहीं उगा सकते। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये पहेली बोलती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, क्योंकि इतना पानी हम सिंचाई के लिए बेटा कहां से लेकर आएंगे। तो इसीलिए इसे हम मौसम पर आधारित फसल भी कहते हैं, और इसके बारे में बेटा बहुत जरूरी था ये जानना कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है क्या, देखो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। अलग अलग अवधियों में उन्हें पानी देना पड़ता है, उनको जाकर निराई करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है बेटा। फिर फसलों की ताकत को बढ़ाने के लिए उर्वरक और खाद भी देना पड़ता है। ये सभी काम आपने देखा होगा आपके गाँव घरों में करते हुए लोगों को। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई किसान हो, तो वो लोग आपने देखा होगा सुबह 5 बजे उठ के खेतों में चले जाते हैं और विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, किसान बेटा बहुत मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए। या आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अगर आपके गांव में ऐसा होता है तो इस बार प्रण लीजिए कि आपको जब भी समय मिलेगा तो आप गांव जाकर ये सब चीजें देखेंगे, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं है किसी चीज को तब तक हम उसकी असलियत को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए आप जाएंगे और समझेंगे। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप घर में गमले में पौधे लगाते हो बेटा, क्या आप पौधे के लिए परवरिश नहीं करते हो? क्या उसको पानी नहीं देते? क्या आप उसको खाद नहीं देते? क्या कोई अवांछनीय पौधा उसके साथ उग जाता है उसको हटाते नहीं हो? करते हो ना सारे काम। ऐसे ही फिर फूल जब उसमें निकल जाते हैं बेटा, तो उसको पूजा के लिए आप तोड़ लेते हो, या घर में सजाने के लिए तोड़ लेते हो, सजावट के लिए, या फिर दोस्तों को देने के लिए तोड़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं ये सभी काम हम भी करते हैं, पर फसलों में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि वो बड़े स्तर पर होता है। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ कृषि पद्धति क्या होती है, तो आप बताएंगे फसलों को उगाने के लिए मानव द्वारा की गई जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फसल के लिए उसमें खाद डालना, पानी डालना, ये सभी गतिविधियां कृषि पद्धति कहलाती है। आ गया समझ में? अब कृषि पद्धति को अपनाते वक्त बेटा हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। ये बेटा स्टेप्स हैं। इन तरीके से, या आप कह सकते हो कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर हम कोई भी फसल उगाएंगे, ये विभिन्न पद्धति को अपनाते हुए कोई भी फसल अगर आप उगाओगे, तो गारंटी है कि फसल कभी बर्बाद नहीं होगी और बेटा मात्रा भी बहुत ज्यादा निकलेगी। यानी हमारी जो जरूरत है ना वो पूरी हो पाएगी। तो कह रहे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। आपने देखा होगा मिट्टी जब बहुत समय तक खाली रह जाता है बेटा, तो उसकी ऊपरी सतह बहुत ही कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि बारिश की वजह से जो मिट्टियां हैं वो दब जाती हैं। और जब उसमें आप खेती करने जाओगे, बीज डाल दोगे बेटा, वो बीज तो ऊपर ही रह जाएंगे। अगर वो बीज ऊपर रह गए तो क्या होगा, जो अलग अलग चिड़ियां होती है बेटा वो बीज को चुन चुन कर खा जाएंगी, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
इसीलिए मिट्टी को हल्का करना, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। मिट्टी जब तैयार हो जाती है बेटा तो उसके बाद बुआई की जाती है, यानी कि हम क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं, बीज को डाल देते हैं। बीज डालने के बाद उसको मिट्टी से ढक देते हैं। मिट्टी से ढकने के बाद, लेकिन ये ध्यान रखने, बुआई करना इतना आसान नहीं है। बुआई करने की अलग अलग विधियां होती हैं, और बुआई करने के लिए बेटा पहले उत्तम कैटेगरी का हमें बीज चाहिए, यानी ऐसे बीज चाहिए होंगे बेटा जो अच्छे हों, जो ज्यादा मात्रा में फसल उगाने की ताकत रखते हों। और उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट भी हैं, वो टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद आप खाद और उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। फिर जैसे ही सिंचाई करते हो बेटा पानी मिल जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो है ना और भी छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं पौधों की बीजें होती हैं, उनके साथ रहती हैं, वो हमेशा उसी में विद्यमान रहती हैं। तो जब आप फसल उगाओगे तो वो भी साथ के साथ उग जाती हैं, तो उनको वहां से हटाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं हटाओगे तो सारा पोषक तत्व तो वही ले लेंगे। तो इसीलिए अब आता है खरपतवार से सुरक्षा। यानी खरपतवार क्या होते हैं, अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसको हटाने के लिए या तो आप हाथों से हटा दो उसे, खुरपी इत्यादि से, या फिर बेटा अलग अलग दवाइयां आती हैं जो खेतों में छिड़का जाता है, जिससे कि वो अवांछनीय पौधे वहां पर ना पनप सकें। उसके बाद कटाई कर ली जाती है, फसल तैयार, कटाई, और कटाई करने के बाद बेटा साफ सुथरा करके फसल को भंडारित कर लिया जाता है। भंडारण करना भी बहुत जरूरी है। पता लगे पूरे 6 महीने मेहनत की गई, फसल उगाया गया, और जैसे भंडारण किया तो उसमें नमी की वजह से कीड़े पड़ गए, पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर खेतों में फसल उगाओ, पर बेटा इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर आपके आसपास में कोई फसल उगा रहा है तो उसको भी आप समझा सकें, या फिर जरूरत पड़ने पर उससे सीख भी सकें। चलिए अब हम बात करते हैं जो कृषि पद्धति है, फसल पद्धति, उसके पहले चरण के बारे में, मिट्टी तैयार करना। तो इसके बारे में अब थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मैंने ओवरव्यू दे दिया है, मिट्टी क्यों तैयार की जाती है बेटा, जिससे मिट्टी हल्की हो जाए, यानी जिसे बोलते हैं पोला होना। और मिट्टी हल्की होगी बेटा तो उसमें आसानी से बीज जो है वो अंदर तक जा पाएंगे, उनकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक जा पाएंगी, पोषक तत्व खींच पाएंगे। अगर मिट्टी बेटा टाइट रहेंगी तो पोषक तत्व खींचने में उन्हें दिक्कत होगी, फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, यानी हमें मिट्टी को तैयार करना है। उसका पहला स्टेप होता है बेटा क्या, बताओ क्या होता है, मिट्टी को हल्का करना, वो हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला करना मतलब हल्का करना, ठीक है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, वहां पर जो है ब्रीथ ले सकती है बेटा, सांस ले सकती है, और कह सकते हो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सकता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होते हैं, वो अब हम जानेंगे। यानी सवाल उठता है कि मैंने बोला कि पोली मिट्टी में जड़ें अंदर तक जा सकती है, पर सवाल उठता है कि कैसे जा सकती हैं। तो कहता है क्या, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती हैं। यानी कि केंचुए या फिर दूसरे जो जीव होते हैं बेटा, जो हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी के अंदर अंदर घुसते रहते हैं और वो छेद करते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है, जिससे कि मिट्टी वहां पर हल्की हो जाती है। और मिट्टी हल्की होने से क्या होते हैं, बताओ, सिंपल सी बात है, जड़ें फैल सकती हैं, आसानी से फैलती हैं, और साथ ही बेटा उनके शरीर से जो निकला हुआ अवशिष्ट होता है वो मिट्टियों के अंदर, यानी आप कह सकते हैं कि मृदा के अंदर पोषण देने का कार्य करती हैं। जीव किसानों के मित्र होते हैं ये सब। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे जो किसान के मित्र होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं केंचुए और सूक्ष्मजीव, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, फिर से वो सवाल आ गया कि भैया ठीक है, मान ली बात कि मिट्टी को ये पोला कर देते हैं, हम भी मिट्टी को पोला करते हैं, हल्का करते हैं। पोला करना मतलब बेटा हल्का करना, पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों करना होता है, हमें क्यों जरूरी है ये। तो इसका सही उत्तर होगा कि देखिए, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, जल, वायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा या मिट्टी, पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। मृत पौधे और जंतु भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु जो है ना मिट्टी के अंदर
पड़े हुए होते हैं। जैसे कोई पौधा मर गया बेटा, उनकी जड़ें उसी में रह गई, वो जड़ें जो है फिर अंदर अंदर गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और वो पोषण देने का काम करती हैं दूसरे पौधों को। तो वही कह रहा है कि वो अपघटित होते हैं और दूसरे को पोषण देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव जो पाए जाते हैं बेटा, वो पोषक देने का काम करते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टियां ही पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, इसीलिए इसे पलटने और पोला करने से वो जो पोषक तत्व है बेटा वो अंदर तक मिल जाता है और पदार्थ जो है वो आसानी से अवशोषित हो सकता है या फिर सूखा जा सकता है। अतः मिट्टी को पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपसे पूछे बेटा कि मिट्टी को पोला करना, सवाल उठता है कि मिट्टी को पोला करना या फिर उसको पलटना क्यों जरूरी है, तो आप बताएंगे क्या? मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और मिट्टी के अंदर जो है वो पहले के पौधे जो वहां पर विद्यमान थे, जो मर चुके हैं बेटा, यानी मृत पौधे, वो वहां पर होते हैं, जो अपघटित होते हैं, जो सड़ते हैं, गलते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मिल जाता है और जिससे दूसरे पौधों को फायदा होता है। साथ ही हम ये बताएंगे कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, जो कुछ ही सेंटीमीटर की होती है, यानी कि समझ लीजिए आप 4-5 सेंटीमीटर, यानी इतनी मोटी परत बस, तो इतनी मोटी परत ही जो है वो उपजाऊ होती है। अगर हम मिट्टी को पलटेंगे नहीं बेटा, तो उपजाऊ मिट्टी तो सिर्फ ऊपर रह जाएगी और बाकी नीचे जो मिट्टी बचेगी वो उतनी उपजाऊ होती नहीं है, तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसीलिए मिट्टी को पलटना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा खेतों में ट्रैक्टर चलाए जाते हैं जिससे कि मिट्टी जो है पलटी जाए, पोषक तत्व अंदर तक मिल जाए, पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जिससे आसानी से पौधे ग्रो कर सके। तो वही कह रहा है, मिट्टी को पलटने और पोला करने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी अगर आपसे जुताई की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। आपने खेतों में देखा होगा जुताई की जाती है और जुताई फसल उगने के बाद थोड़ी करते हैं, फसल को उगाने से पहले की जाती है, जिससे मिट्टी को हम पहले ही पलट लें। अगर बीज डालने के बाद अगर आप मिट्टी को पलटोगे बेटा, तो आपके बीज तो बहुत अंदर गहराई में चले जाएंगे, तो उनको बाहर निकलने में जो समय लगेगा, मिट्टी ज्यादा होगी बेटा, तो क्या पता वो निकल भी ना पाए, तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण होता है। इसे हल चलाकर ऐसा किया जाता है। हल एक लकड़ी अथवा लोहे से बना होता है, जैसा कि आपने बेटा देखा भी होगा। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि सूखी मिट्टी में जल्दी हल चलता नहीं है बेटा, बहुत हार्ड हो जाता है वो, तो इसलिए थोड़ा सा उसे गीला किया जाता है और फिर उसमें हम क्या करते हैं बेटा, हल चलाते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डले भी होते हैं, यानी जिसे आप ढेले बोलते हैं, और उसे भी तोड़ना जरूरी है, उसको भी पलटना जरूरी है, उसको फोड़ना जरूरी है। तो वही कह रहा है, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। तो वो भी किसकी मदद से हो पाता है बेटा? हल की मदद से। यह कार्य जो है वो पाटल द्वारा किया जाता है, यानी कि हल से मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है और पाटल होता है बेटा, यानी कि आप कह सकते हो लकड़ी का बहुत बड़ा पट्टा होता है, ऐसा आपने देखा होगा, और इसको बैलों के साथ बांध दिया जाता है और खींचा जाता है, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है बेटा वो आसानी से समतल हो जाती है। तो ये सभी सामान्य सी प्रक्रिया है। फिर उसके बाद उसमें खाद वगैरह मिला देते हैं और फिर बस तैयार कर लिया जाता है। तो कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दे दी जाती है, जिससे कि मिट्टी में वो खाद भली भांति मिल जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि खाद आप बाद में ही दें, आपका मन कर रहा है तो आप पहले भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी में अगर आपने खाद डाला तो वो खाद आपका बर्बाद हो गया अगर जुताई से पहले डाल दिया या फिर आपने बीज डालने से पहले डाल दिया, क्योंकि जो चीज आपने मिट्टी में डाली है बेटा वो मिट्टी में ही रहेगी, कहीं इधर उधर नहीं जाती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास कृषि औजार, यानी कौन कौन से औजार हैं जिनकी मदद से कृषि की जाती है। अब देखो, अच्छे उपज के लिए कृषि के अंदर अच्छे औजार का भी होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पहले हल ऐसे चलाया जाता था जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से क्या होता था, एक इंसान पीछे रहता था, दो बैल आगे बांध दिए जाते थे, और इससे भी पहले बेटा इंसान ही आगे होते थे और पीछे भी इंसान ही होता था। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आगे जो यहाँ पर दो बैल दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसकी जगह भी लोग ही हुआ करते थे, वो खींचते थे और पीछे वाला धक्का मारता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो है इस चीज को बदलकर यहाँ पर बैल डाला, जिससे कि ज्यादा कार्य कर सकें, बैलों की ताकत का प्रयोग कर सके वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भैया इससे तो काम बनता नहीं,
तो फिर यंत्र बनाए गए जैसे कि ट्रैक्टर। अब हम ज्यादातर काम जो है वो ट्रैक्टर से ही कर लेते हैं। तो वही कह रहा है अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भरपूर जो है भुरभुरा करना जरूरी है। यानी कि अगर अच्छी तरीके से वो भुरभुरा नहीं होगा तो बेटा जड़ें अच्छी तरीके से फैल नहीं पाएंगी। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। यह हल से, कुदाली से, कल्टीवेटर से किया जाता है। यानी इन औजारों का हम प्रयोग करते हैं। क्या क्या बेटा? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। यानी इन सब के प्रयोग से जो है उसको हल्का किया जाता है। अगर सोचकर देखो कि ये औजार नहीं होते तो क्या हम ऐसा कर पाते? अगर एक इंसान जो है बैठकर पूरे के पूरे खेत की मिट्टी को फोड़ता फिरता, हथौड़ी लेकर या लकड़ी लेकर, कुछ भी, तो बहुत मेहनत लगती। तो ये सारे काम जो है बेटा इन सब से हो जाता है, जिससे हमारी खेती जो है वो आसान तरीके से हो जाती है। आ गया समझ में? उसके बाद है नेक्स्ट हल। हल क्या होता है? तो हल हमारे पास एक औजार है, जैसा कि आप जानते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट आदि की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फॉल। फॉल क्या होता है? जो लोहे का आगे वाला हिस्सा होता है। देखो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा ये लोहे से बना होता है। अब सवाल उठता है कि इसे लोहे से क्यों बनाया जाता है? लोहा बेटा धातु का होता है। यानी लोहा मतलब धातु का क्या होता है? धातु ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। लोहा अपने आप में जो है वो धातु है, और धातु कहीं ना कहीं लकड़ी से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर लकड़ी का ये आगे का हिस्सा रहेगा बेटा, आगे का जो मुंह है वो लकड़ी का ही रहेगा, तो वो मिट्टी से जल्दी खुरच जाएगा, मिट्टी से जल्दी खराब हो जाएगा। और बेटा इसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मिट्टी को वो खुरोच सके, मिट्टी को जो है वो खोद सके। इसीलिए इसमें यहाँ पर लोहा लगाया जाता है। लोहे के अंदर ताकत ज्यादा होती है और इसको हम पैना बनाते हैं बेटा, जिससे कि मिट्टी आसानी से खुद सके। समझ में आ गया फॉल का क्या काम है? तो ये होता है फॉल। हल जो है वो मुख्य भाग जो है वो लकड़ी से बना होता है। हल का मुख्य भाग जो है लकड़ी से बना होता है, लंबी लकड़ी से, जिसे हम हल सैफ्ट कहते हैं। सैफ्ट क्या होता है? ये साफ्ट होता है बेटा, ठीक है। हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे को जोता जाता है, जो डंडी से जुड़ा होता है, ठीक है। जो सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसमें बैलों की गर्दन के ऊपर उसे रखकर काम किया जाता है। एक जोड़ी बैल एक आदमी से सरलता से चलाया जा सकता है, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ियों की जगह बदल रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोहे के हल जो है ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं, और साथ ही बेटा पतले होते हैं। ये जो हल होते थे लकड़ी वाले बेटा, आप देख सकते हो कितना मोटा है, क्योंकि मोटी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मिट्टी की ताकत से ये लकड़ियां टूट जाएंगी। तो इसीलिए लोहे के हल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि लोहे के हल के अंदर ताकत ज्यादा रहती है और वो टूटते नहीं है आसानी से। समझ में आ गया? क्योंकि लोहा मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, और पकड़ अच्छी होती है इसकी, ठीक है। तो यही है। तो ये है हमारे पास कुदाली बेटा, कुदाली का चित्र है, आप देख सकते हो। इसको भी पहले जो है बैलों के साथ लगाया जाता था और काम में लिया जाता था, पशुओं द्वारा इसे भी खींचा जाता था। बाद में आए फिर कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर क्या होते हैं? आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। आदमी मस्त झूलते झूलते जो है खेती कर लेता है। ट्रैक्टर पर बैठा रहता है, ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी होती है उसे। ट्रैक्टर पर बैठा रहेगा और बस ट्रैक्टर ऑन करेगा, ट्रैक्टर को पूरे खेत में घुमाता रहेगा। ट्रैक्टर के मोटे मोटे टायर होते हैं, जिससे कि बेटा वो मिट्टी में धंसे ना। समझ में आ गया? और साथ ही आप देखो यहाँ पर, तो ये पीछे का जो हिस्सा है, इसमें बहुत सारे पतले पतले नुकीले हिस्से लगे हैं, जहां पर हल में सिर्फ एक नुकीला हिस्सा होता था, जिससे पूरे हल की सहायता से पूरे खेत को जोत पाना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत जटिल कार्य होता था। क्यों? क्योंकि बेटा हल का सिर्फ एक ही नोक होता था, अब इसमें बहुत सारे नोक हैं, तो इसीलिए बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से जो है वो काम हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक नंबर 1.4 बुआई। बुआई मतलब अब मिट्टी तैयार हो गई है, हल से आपने जो है मिट्टी को हल्का कर दिया है, आपने मिट्टी को पोला कर दिया है।
अब बुआई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फसल के लिए खेतों में बीज डालेंगे। बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी बीज की गुणवत्ता का संचय या फिर चयन कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीज अच्छे नहीं होंगे बेटा तो आप तो अपना टेंशन फ्री होकर सारी मेहनत भी कर लिया, आपने खेतों में खाद भी डाल दिया, उर्वरक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, आपने मिट्टी को तैयार भी कर दिया, लेकिन जब फसल उगेगा तो आपको पता लगेगा एक फसल के लिए एक जो है मान लो पौधा वहाँ उग रहा है, एक वहाँ उग रहा है, एक वहाँ उग रहा है, बीच में बहुत बड़ा स्थान रिक्त रह गया। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आपने जो बीज डाले थे वो खराब बीज थे, तो जो बीज उनमें से सही थे वहाँ से तो फसल मिल गई आपको, और जो खराब थे उसके चक्कर में तो आपने मेहनत बर्बाद कर ली। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सुनिश्चित कर लेना कि आपकी बीज जो है वो उत्तम है और उचित गुणवत्ता का है। तो वही कह रहे हैं क्या कि इसके लिए आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। अब बीजों का चुनाव कैसे किया जाए, तो वही कह रहे हैं क्या बीजों का चयन, यानी कैसे हम पता करें कि कौन सा बीज जो है बेटा वो सही है। तो कहते हैं क्या कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो इसका उत्तर क्या है बताओ फटाफट, अगर आप लोगों को पता है तो। देखो सिंपल सी चीज है बेटा कि जो बीज पानी के ऊपर तैरेगा उस बीज के अंदर कहीं ना कहीं छेद है, और उस छेद के अंदर भरी हुई है हवा, जिसकी वजह से वो बीज हो गए हल्के और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो हमेशा ये याद रखें, जो बीज पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको दिख रहा है या मिल रहा है वो बीज खराब है। इसीलिए ऐसे बीजों को अगर आप फसल के लिए चुनते हैं तो बस अपना समय और जो मेहनत है वो दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए अच्छे बीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो वही कह रहा है क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 1.1 एक बीकर लेकर, यानी बीकर नहीं होगा घर में ऑब्वियस सी बात है तो बेटा आप जग ले सकते हैं, पानी से आधा भर लीजिए, या फिर गिलास भी ले सकते हैं, पर गिलास थोड़ा पतला रहता है तो जग ले लीजिए, 1 लीटर वाला जो होता है उसको आधा पानी से भर लीजिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, यानी कि उसमें क्या करना है, उसको आप गेहूं डालेंगे और उसको थोड़ा सा हिला देंगे। अब कहोगे हिलाना क्यों है, हिलाना इसलिए होता है बेटा क्योंकि गेहूं के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पानी को धकेलता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप बीज डालोगे तो बहुत सारे बीज ऊपर तैरते मिलेंगे, तो आप अपने आप में खुश मत हो जाना कि अरे इतने सारे बीज जो थे वो खराब थे। नहीं, उसको डालना है, उसको हिलाना है, ठीक है। हिलाने के बाद आपको 5, 7, 10, 15 मिनट प्रतीक्षा करनी है, वेट करना है। कुछ बीज जो है वो नीचे से उठकर ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे, यानी वो बीज खराब है, वो बीज हल्के हैं। तो उन बीजों को आपको देखना है कि क्या उसमें कहीं छेद है, क्या उसका रंग अलग है। तो इस तरीके से आप परीक्षण कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्या कुछ जल के ऊपर बीज तैरने लगते हैं। यस, बिल्कुल तैरने लगते हैं। तो कह रहा है जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी, वो हल्के हैं या भारी बताइए। जो बैठ जाएंगे वो भारी होंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बेटा पानी में वही चीज डूबती है जो पानी से हल्की होती है, यानी सॉरी पानी से भारी होती है। यानी जो चीज नीचे जाएगी वो पानी से भारी होगी, और जो चीज ऊपर तैरती है वो पानी से हल्की हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जो क्षतिग्रस्त होते हैं यानी खराब बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण वो ऊपर रहते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि वो ऊपर रहते हैं, अतः वह जल में तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है कि किस तरीके से बुआई की जाती है। तो पहला है बेटा परंपरागत औजार, जो पहले तैयार किया गया था बहुत समय पहले और उसके उपयोग से खेती की जाती थी। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है, यानी कि आप देख सकते हो बेटा इसमें ऊपर कीप का आकार है जिसमें नीचे पाइप जैसी संरचना होती है। इस कीप में बीजों को भर दिया जाता है और नुकीले सिरे से, यानी पाइप से होते हुए नुकीले सिरे से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और बस इस तरीके से बुआई हो जाती है। अब एक एक बीज को बोना तो इतना आसान नहीं होगा ना, तो इसीलिए ये तरीका हो गया पहले वाला। अब कहता है आधुनिक में भी है क्या, तो ये कहता है सीड ड्रिल।
सीड ड्रिल क्या कहता है? आजकल बुआई के लिए, यानी आधुनिक तरीका है ये, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मतलब सीड का मतलब होता है बेटा बीज और ड्रिल का मतलब होता है छेद करने वाला, यानी कि छेद करके बीज डालने वाले इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग से क्या होता है? ज्यादा क्षेत्र में बीज की बुआई होती है और सभी बीजों की जो गहराई है वो एक समान होती है। बुआई के बाद बीज को मिट्टी से साथ के साथ ढक भी दिया जाता है, जिससे कि पक्षियों द्वारा वो बीज खाए ना जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम, यानी कहने का मतलब आपका समय समझते हो ना, बहुत कीमती है जो आप मुझे अभी दे रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो समय और श्रम यानी कि मेहनत दोनों कम लगते हैं। बस वही बात है यहाँ पर। आगे क्या रहा है? मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। पौधशाला किसे कहते हैं बेटा? पौधशाला मतलब जहां पर पौधे उगाए जाते हैं, जिसे नर्सरी कहते हैं आप इंग्लिश में। मैंने देखा कि वहां पर जो पौधे हैं वो छोटे छोटे हैं और उनको थैलों में रखे हुए हैं। इस प्रकार क्यों रखे गए हैं बताइए? यानी उनको हम थैलों में, पतली पतली पन्नियों में क्यों रखते हैं? यानी आप कभी नर्सरी गए हो बेटा जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, या फिर आपके गली में भी पौधे बेचने वाला आता है रेडी पर ले लेके, पौधे लगा लो ऐसे करके बोलते हुए, तो आपने उनके पास भी देखा होगा काली काली पन्नियों में मिट्टी भर के उसमें पौधे लगाए गए होते हैं। तो वह कह रहा है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। ठीक है, इनको डायरेक्ट, यानी इन बीजों को अगर आप डायरेक्ट खेतों में डालेंगे बेटा तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो यही कह रहा है क्या कि इन बीजों को पहले नर्सरी में यानी पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे जब तैयार हो जाते हैं तो उनको हाथों द्वारा खेतों में रोप दिया जाता है। बस यही है, सिंपल सी बात। ऐसे कह रहा है कि कुछ वनीय पौधे, पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं और उनका प्रयोग फिर बाद में किया जाता है खेतों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीजों को खेतों में डालेंगे बेटा तो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। अगर स्पेशली धान की बात करें हम, तो इसीलिए उनके बीच में उचित दूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उचित दूरी नहीं होगी बेटा तो सभी पौधों को पोषण नहीं मिल पाएगा और पौधे आपके विकसित नहीं हो पाएंगे। तो वही कह रहा है क्या कि उचित दूरी होना बहुत ज़रूरी है। पौधों को सूर्य का प्रकाश भी इससे अच्छा मिल पाता है जब दूरी अच्छी होती है, तो पोषक तत्व और जल की जो मात्रा होती है वो सभी में पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए पौधे ज़्यादा घने हो गए, आपको लगता है कि पौधे जरूरत से ज़्यादा हो गए, किसी क्षेत्र में आपसे बीज ज़्यादा गिर गए, गलती से गिर गए, कैसे भी, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, पौधे ज़्यादा उग जाएंगे बेटा, तो सभी पौधों को जो है पोषण नहीं मिल पाएगा, सभी में पोषण वो बंट जाएगा। तो क्या किया जाता है, कुछ पौधों को उखाड़ कर पहले ही हटा दिया जाता है, या फिर किसी और क्षेत्र में उसे उखाड़ कर लगा दिया जाता है, जिससे कि वहां पर आबादी ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सभी का पोषण बढ़ जाएगा। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, तो पोषण जो है वो दोनों बच्चों में बराबर बराबर बटेगा। उसी परिवार के अंदर अब 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, अब इतने सारे बच्चे होंगे बेटा, तो जो पोषण की मात्रा होगी वो बट जाएगी और सभी को पोषण पूरा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपने स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो। यानी कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा किसी की भी आबादी जो है परेशान करने वाली होती है। तो फसल भी अगर खेतों में जरूरत से ज्यादा उग जाए बेटा एक क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में, तो सभी फसलों को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए आबादी को भी संतुलित रखना जरूरी है। अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब आपने क्या किया, सबसे पहले मिट्टी तैयार कर ली। उसके बाद बेटा मिट्टी तैयार करने से क्या हुआ, उसमें जो है छोटे छोटे सूक्ष्मजीव पनपने लगे, हवादार हो गया है, मिट्टी हल्की हो गई जिससे जड़ें अंदर तक जा सकती है। मिट्टी को पलटने से फायदा क्या हुआ था, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो नीचे वाली ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उसकी जो कह सकते हो उपजाऊ क्षमता है बेटा, वो बढ़ जाती है, मिट्टी पलट जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है। तो ये हमने सीखा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने जाना कि मिट्टी के अंदर बीज के बोने की प्रक्रिया, जिसमें हम बीज को बोने से पहले उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 तरीके से, परंपरागत तरीके से जिसमें एक कीप जैसी संरचना होती है और पाइप लगा होता है, बीज को ऊपर से डालते हैं, नीचे गिरता है और फिर मिट्टी को पैर से दबा दबा कर बीजों को अंदर धकेला जाता है। वहीं पर दूसरा तरीका था जो मॉडर्न है बेटा, आजकल आधुनिक तरीका, जिसमें सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है।
अब ये सारे काम हमने पढ़ लिए, अब हमारी बारी आ गई कि मिट्टी में आपने बीज भी डाल दिया है, मिट्टी को आपने तैयार भी कर लिया है। सवाल उठता है कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता कम है तो फिर क्या किया जाए, या फिर पोषक तत्व कम है तो फिर क्या किया जाए। तो फिर मिलाया जाता है उसके अंदर बेटा उर्वरक और खाद। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। हालांकि खाद और उर्वरक दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, क्या करना, पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाना। अब यहां पर बूझो कहता है, मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। सवाल उठता है ये। अब वो बात तो आपने देखा हो बेटा कि कई घरों में आपने नोटिस किया होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे दो परिवार है, दो परिवार में सेम समय में मान लीजिए दो बच्चे पैदा हुए हैं, जैसे मेरे घर में भी एक बच्ची पैदा हुई और पड़ोस के घर में भी। अगर मान लो मैंने अपनी बच्ची को पोषण सही तरीके से नहीं दिया और पड़ोस में उसका पोषण सही से मिला है, तो आप नोटिस करोगे पड़ोस का परिवार जो है उस बच्चे को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा, वो अच्छी तरीके से बढ़ पाएगा, वृद्धि विकास उसका अच्छा होगा, और मेरी बच्ची का वृद्धि विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह बेटा कि शरीर भी एक फसल के समान ही होती है, या फिर यूं समझें कि फसल भी हमारे शरीर के समान ही है। अगर हम उसे पोषक तत्व नहीं देंगे तो उसका विकास कैसे होगा। तो वही कह रहा है कि मिट्टी में जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें सभी खनिज तो होते हैं पर कम मात्रा में होते हैं, और हो सकता है कि बार बार खेती करने से वहां पर उसकी कमी भी हो गई हो। तो वही कह रहा है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है, लगातार फसल उगाता रहता है, खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ता। इससे क्या होता है, उसकी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। वही कह रहे हैं कल्पना करके बताओ क्या होगा पोषक तत्वों में। अरे भैया कोई भी चीज लगातार खाई जाएगी तो पोषक तत्वों की तो कमी होगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 किलो चावल 10 किलो आटा है और आपके परिवार के अंदर सभी को रोटी पसंद है, तो आपका जो परिवार है वो रोटी खाएगा, आटा कम हो जाएगा और जो वहां पर चावल है वो बचे रह जाएंगे। तो ऐसे ही वही कह रहा है कि यहाँ पर अगर मान लो एक ही प्रकार की फसल बार बार लगाई जाएगी तो विशेष प्रकार की जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आगे वो चीज नहीं मिल पाएगी। वही है कि अगर मान लो आटा खत्म हो गया, अचानक आपके परिवार का फिर से मन किया रोटी खाने का, भैया मजबूरी में चावल खाना पड़ेगा। हम तो खा सकते हैं पर पौधे क्या करें, पौधों को तो एक निश्चित प्रकार के पोषण की ही आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि लगातार पौधे उगाने से जो फसल है उसको धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता ना मिल पाने के कारण बहुत परेशानी होती है, इसीलिए वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो उसके विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खाद मिलाना पड़ेगा, हमें उर्वरक मिलाना पड़ेगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। यानी खाद देना भी बेटा कृषि पद्धति का एक हिस्सा है, हमने पढ़ा था। और खाद कब दिया जाता है वो आपकी मर्जी है, वो आप मिट्टी को तैयार करते वक्त भी डाल सकते हो और बीज डालने के बाद भी डाल सकते हो। पर्याप्त मात्रा में अगर पोषण नहीं मिलेगा तो खाद और उर्वरक दोनों डालने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है क्या कि अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो जैव पदार्थों से मिलता है, जैसे कि मलमूत्र से, हमारे सब्जियों के छिलके से, गली सड़ी सब्जियों से, या फिर जो वो होते हैं ना हमारे जीव जंतु जो उनके मलमूत्र से। तो वही कह रहा है कि जो पौधों के अवशिष्ट से, जानवरों के अवशिष्ट से तैयार होता है और किसान पादपों को उसे देता है, और इसे बनाने के लिए क्या करता है बेटा, वो गड्ढे खोदकर उसमें ये सारी चीजें दबा देता है। उसमें फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो इन सभी चीजों को अपघटित करते हैं। खुले में क्यों नहीं रखता है ये, मतलब किसान खुले में क्यों नहीं रखता, गड्ढे दबाकर ही क्यों करता है वो, क्योंकि अगर खुले में रखेगा बेटा तो वायु प्रदूषण होगा, बाहर जो है वातावरण में बदबू फैलेगी। तो इसीलिए मिट्टी के अंदर खोद कर मिट्टी को उसके अंदर दबाकर खाद तैयार किया जाता है और फिर उसको निकाल कर खेतों में डाल दिया जाता है। फिर वही सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित करते हैं और फिर अपघटित होने के बाद कुछ समय इन्हें खुला छोड़कर फिर खेतों में डाल दिया जाता है। बस इतना ही है। अपघटित पदार्थ खेतों में उपयोग कर लिए जाते हैं और इसे हम कहते हैं बेटा वर्मी कंपोस्ट, अथवा केंचुओं द्वारा जो खाद तैयार होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खाद की आवश्यकता है। ये क्रियाकलाप संख्या 1.2
हमें बताएगा बेटा खाद के बारे में। कहेगा कि आप ना 3 ऐसे करो, 3 बीकर ले लो, ठीक है, 3 अलग अलग बीकर ले लो या डिस्पोजल ग्लास ले सकते हो बेटा ऐसे। इन डिस्पोजल ग्लास में क्या करोगे, एक में आप खाद डालेंगे, एक में उर्वरक डालेंगे, एक में कुछ भी नहीं डालेंगे, और फिर देखेंगे कि किसमें विकास ज्यादा हुआ है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सारी बातें लिखी है। मूंग अथवा चने के बीज को लेकर अंकुरित कीजिए और इसके बाद एक ही आकार के होने पर, लिखा हुआ है एक ही आकार, ठीक है, उसके बाद छांट लीजिए उसे। अब 3 ग्लास लीजिए डिस्पोजल ग्लास और एक ही मात्रा में उसमें मिट्टी डालिए, ABC में निशान लगा लीजिए और मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा गोबर खाद मिलाइए A में। B ग्लास में आप समान मिट्टी लेकर थोड़ा यूरिया मिलाइए और C ग्लास में आप ना तो मिट्टी के अंदर खाद मिलाएंगे ना यूरिया। आप तीनों में समान मात्रा में पानी डालिए और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे क्या कि जो A वाला है बेटा उसके अंदर विकास हुआ है ना, देखो A वाला पौधा जो है वो है विकसित है। B वाले में आप देख सकते हो विकसित ज्यादा है, ज्यादा यहाँ पर आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसमें है पर बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला। तो ये कह रहे हैं कि पौधे के विकास के लिए भी कहीं ना कहीं पोषण की आवश्यकता होती है जो उन्हें उर्वरक और खाद से मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या तीनों ग्लास में पौधों में समान वृद्धि हुई है? नहीं। किस ग्लास में पौधों की वृद्धि ज्यादा अच्छी हुई है? बिल्कुल सही जवाब है B वाले में। किस ग्लास में पौधों की वृद्धि सबसे कम हुई है? C वाले में। उर्वरक रासायन पदार्थ है जिसे विशेष पोषक तत्वों के लिए बनाया जाता है। वे खाद में जो विद्यमान विभिन्न चीजें होती हैं उनसे विशेष प्रकार के बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है वे खाद से थोड़े से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं बेटा? खाद में सभी चीजें होती हैं पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उर्वरक में सभी चीजें नहीं होती, विशेष प्रकार की चीजें होती हैं लेकिन वो अधिक मात्रा में होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण है बेटा यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, ये सब बेटा आपके किसके उदाहरण है? उर्वरक के। उसके बाद कह रहा है इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी भी आ जाती है। यानी अगर आपकी उर्वरक की मात्रा बेटा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है। कहोगे कैसे सर? क्योंकि ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा जो दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और साथ ही बेटा इतना ही नहीं, ये प्रदूषण का स्रोत भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी खेत में उर्वरक डाला गया और बारिश आ गई तो खेतों का सारा पानी इधर उधर फैल गया, नदियों में, नालों में बह गया, जिससे बेटा वो सारा उर्वरक धुल कर कहाँ चला गया? नदियों और नालों में। उसके बाद क्या हो गया? वो प्रदूषण का स्रोत बन गया। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। बेशक उसको आप 2 बार डाल लो, 3 बार डाल लो। जो जैविक खाद होते बेटा उनका कोई नुकसान नहीं होता, कोई उससे परेशानी नहीं होती, लेकिन जो अजैविक उर्वरक है बेटा उससे आपको नुकसान मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत डाल सकते हो आप, अगर आपको खेती ज्यादा अच्छी करनी है थोड़ा बहुत डाल सकते हो, पर कई लोग इतने अंधे हो जाते हैं ज्यादा खेती करने के लिए, ज्यादा फसल उगाने के लिए बेटा बहुत सारा उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है? खेती तो अच्छी कर लेते हैं वो, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बीमारियों को चुनौती देते हैं। आजकल जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं बेटा, कैंसर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और डायबिटीज हो रही है। आपको क्या लगता है ये बीमारियां अपने आप बढ़ने लग गई क्या? हमारे भोजन की वजह से हो रहा है। अगर हम इस तरीके से उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे तो वो दिन दूर नहीं बेटा कि हमारी जो औसत आयु है वो 10-20 साल बच जाएगी। कभी हमारी औसत आयु 100 साल हुआ करती थी जब हमें उर्वरक का ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे हमें उर्वरक का ज्ञान हुआ वैसे वैसे हमारी औसत आयु घटने लगी, क्योंकि हम फसल ज़्यादा उगाते हैं पर वो फसल अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कोशिश करें उर्वरक का प्रयोग ना के बराबर करें, बहुत कम करें, और अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो सीमित मात्रा में ही करें। अदरवाइज आप जो है खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि उसे आप जो है जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप खेतों को खुला छोड़ सकते हैं, खाद मिला सकते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल के अवशोषण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ये खाद का फायदा है बेटा। और ऐसी ही खाद की जो मदद होती है बेटा, मात्रा होती है, वो कोई सुनिश्चित नहीं होती है।
आप जरूरत से ज्यादा भी डाल दोगे खाद तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति का एक नया तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है बता दूं मैं आपको। फसल को बदल बदल कर लगाए जाने की प्रक्रिया को बेटा फसल चक्रण कहते हैं। आप एक ही मैदान पर एक ही प्रकार के फसल ना उगाकर अगर अलग अलग प्रकार के फसल को उगाओगे तो ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है इससे? इससे ये फायदा होता है बेटा कि अलग अलग प्रकार के फसल उगाने से उपजाऊ क्षमता अलग अलग जरूरत होती है उनको। अब दालें जो होती है उनको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, तो नाइट्रोजन ज्यादा अवशोषित करेंगे, बाकी चीजें वहीं रहेंगी। और जो अन्य फसल है उनको नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है, तो इसीलिए आप जो है कुछ मौसम में दाल लगाएं, कुछ में सब्जियां लगाएं, कुछ में दूसरे फसल लगाएं। उससे क्या होता है कि एक ही प्रकार की खेती ना करने से ना पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। साथ ही आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह एक फसल के बाद दूसरे फसल को लगाकर एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। तो वही कह रहे हैं, पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण हो जाता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षा में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था बेटा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो हमारा एक और चैनल है जो 7th क्लास का है बेटा, उस पर आप विजिट करके आप पहला चैप्टर साइंस का, विज्ञान का पढ़ सकते हैं। यह फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस, जिसे आप बेटा कहते हैं कि जिसे वो क्या बोलते हैं, दलहनी, यस दलहनी पौधे बोलते हैं इसे। उनकी ग्रंथियों में पाया जाता है और वहां पर नाइट्रोजन को वो अवशोषित करके वातावरण से नाइट्रोजन वाले विलयन तैयार करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है हमारे पास बेटा उर्वरक और खाद के बीच में अंतर। यहां पर आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 4 अंतर दिखाई दे रहे होंगे। तो सारणी है हमारे पास 1.1 उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? तो लिखेंगे उर्वरक और फिर लिखेंगे खाद। कभी भी अंतर जब आप लिखते बेटा तो पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंट के हिसाब से लिखें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में कह रहा है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, या कह सकते हैं मानव निर्मित, आप कह सकते हैं सॉल्ट है। ठीक है। उसके बाद कहता है खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधे के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद को खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, नमी प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जिसकी वजह से दूसरे जीव जंतु पनप पाते हैं, पौधों का विकास अच्छा हो पाता है, पानी को रोकने की क्षमता जो है वो मिट्टी में बढ़ जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि जिसे आप N, ठीक है, P और K कहते हैं इन शॉर्ट बेटा, NPK की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि खाद में ये मात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं होती है पर एवरेज होती है। मतलब अगर हम बात करें उर्वरक की मात्रा से तो तुलनात्मक रूप से कम होती है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से ये कम होती है। समझ में आ गया? वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की, तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे खाद में आप डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और उर्वरक में डाल सकते हैं बेटा यूरिया, फास्फोरस, ये सब आप डाल सकते हैं, या फिर आप बेटा अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। तो ये सब उदाहरण में डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे, एक पॉइंट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब आता है हमारे पास खाद के लाभ क्या है, यानी कि हम उर्वरक की मात्रा के हिसाब से खाद की मात्रा पर ज्यादा भरोसा क्यों दिखा सकते हैं। यानी खाद के प्रयोग से लाभ हमें लिखना है। जैविक खाद के कई लाभ हैं बेटा, जैसे कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी मिट्टी के अंदर जल रोकने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिसके कारण गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है। इसमें जो मित्र है, इसकी सहायता से जो मित्र है मिट्टी के, वो पनप पाते हैं, यानी सूक्ष्म जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो पनप पाते हैं, जिससे कि खेत के अंदर बेटा उर्वरक क्षमता बनी रहती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये चारों पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि हमें उर्वरक की अपेक्षा खाद का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो आप बता देंगे कि खाद से जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जबकि उर्वरक से नहीं बढ़ती है। खाद से जो है छोटे छोटे जीवों को रहने का स्थान मिलता है, यानी कि जो जीव हमारे लिए
हमारे पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, वो वहां पर अच्छे पनप पाते हैं, अच्छी वृद्धि विकास कर पाते हैं। उसके बाद कहेंगे क्या इससे जो मिट्टी का टेक्सचर होता है, यानी कि उसका जो गठन होता है बेटा, वो सुधर जाता है, वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप लिख देंगे कि मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है, संरंध्र हो जाती है, मतलब छेद युक्त हो जाती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे कि गैस का विनिमय आसानी से हो पाता है और पौधे विकास कर पाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हमने ये विधि भी पढ़ ली, ये चरण भी पढ़ लिया। अब अगला है हमारे पास, हमने खाद डाल दिया। अब खाद तो आपने डाल दिया, ठीक है, लेकिन खाद के जो पोषक तत्व है बेटा, वो ऐसा तो नहीं है कि पौधे के पास मुंह है, हाथ है, वो उन खाद से अपने पोषक तत्वों को बटोरेंगे और मुंह में डाल लेंगे, खा लेंगे। नहीं ना, उनको इन सभी खाद के पोषक तत्वों को सोखना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। अब खाद तो चलो थोड़े बहुत गीले भी होते हैं, लेकिन उर्वरक तो गीले नहीं होते हैं। उर्वरक को कैसे अवशोषित करें, या फिर अन्य जो पोषक तत्व है उनको कैसे अवशोषित करें? तो उनके अवशोषण के लिए बेटा हमें उन्हें पानी देना पड़ता है। जब आप खेतों में पानी देते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है बेटा? मिट्टी में। मिट्टी के अंदर क्या विद्यमान है? पोषक तत्व। चाहे वो मिट्टी के अंदर पहले से है, चाहे आपने खाद या उर्वरक के द्वारा दिया है, वो फिर पानी में घुल जाता है बेटा, जिससे कि विलयन बन जाता है, यानी घोल बन जाता है। वो घोल फिर जड़ों के छोटे छोटे छिद्र से अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, अब खींचने के बाद वो कहां पहुंचता है? पत्तियों तक। फिर वो अपना भोजन बनाते हैं और विकास करते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन इन सभी बातों में महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आई? पानी नहीं होगा तो अवशोषण नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, यही वजह होती है कि पौधों को हमें पानी देना पड़ता है। आप चाहे बेटा गमले के अंदर पौधे लगाओ, खेतों में लगाओ, या बगानों में लगाओ, या अपने स्कूल में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, लेकिन आपको पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। बड़े बड़े पेड़ों को आपको पानी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं बेटा, उनकी जड़ें अंदर तक होती है और वो जड़ें वहां से पानी को अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें ऊपर तक ही होती है और ऊपर पानी की मात्रा कम होती है। मिट्टी के ऊपरी हिस्से में पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए उनको हमें ऊपर से पानी देना पड़ता है, जिससे कि पोषक तत्व उसमें घुल जाए और वो अवशोषित कर ले। अब पानी देने का भी सही समय होता है। पानी भी आप दोपहर में थोड़ी देंगे। दोपहर में जो पानी देंगे बेटा, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होती नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उचित तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आ रहा है? इस टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर सुबह के समय होता है 11 बजे तक। तो 11 बजे तक आप जो है पानी दे तो ज्यादा अच्छा है, या फिर आप थोड़ा बहुत शाम को दे सकते हैं, लाइक 5 बजे करीब पानी दे सकते हैं पौधों को। दोपहर में 12-1 बजे ना दे पानी। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि वो पानी का नुकसान ही होगा। तो पानी देना पौधे को कहलाता है सिंचाई। अब हम सिंचाई के बारे में जानेंगे। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हमको भी है, जिससे कि हमारे भी पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर फैल सके, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सके, हमारे शरीर का तापमान बना रह सके, हमारे शरीर से पसीना बाहर आए, जिससे कि हमारे जो पसीने वाले छिद्र है वो खुले रहें। तो वही कह रहा है क्या कि पौधों को भी जरूरत है। ऐसे ही पौधों के वृद्धि और परिवर्धन के लिए, यानी विकास के लिए, जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ वो खनिज और उर्वरक का भी पोषण अवशोषित करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। हमारे शरीर के अंदर बेटा 70 से 80% होता है, पौधों में 90% होता है। ये याद रखें, पौधों के अंदर 90% जल होता है, हमारे शरीर में बेटा 70 से 80% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी कि सूखे मौसम में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। वही बातें जो मैंने आपको बताई कि पौधों को अगर आप जल नहीं देंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं वो जो पोषक तत्व आपने वहां पर दिया है उर्वरक या खाद के रूप में, वो अवशोषित नहीं हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवाओं से भी रक्षा करते हैं। यानी जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो बेटा पौधों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। 7वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। उन रंध्रों से पानी बाहर निकलता है, वो पानी वाष्पीकृत होता है बेटा, जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है, जिससे पौधे ठंडे रहते हैं। यही वजह होती है कि गर्मी के दिनों में कभी आप पेड़ के नीचे जाओ तो आपको भी बाहर की तुलना में वहां पर तापमान कम लगेगा, अच्छा महसूस होगा,
क्योंकि उनका लगातार वाष्पीकृत हो रहा होता है। वो जो पानी होता है जो उनको मतलब वो पत्तों से बाहर निकल रहे होते हैं वो वाष्पीकृत होते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब पानी वाष्पीकृत होता है बेटा तो वहां का मौसम ठंडा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देने की आवश्यकता है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो ये हो गई सिंचाई की परिभाषा। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग ऋतुओं में हमें पानी की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। जो सर्दियों का मौसम होता है बेटा उसमें पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। गर्मी के मौसम के फसलों को पानी की ज्यादा मात्रा चाहिए क्योंकि उनको वो गर्मी से भी बचाते हैं। ठीक है, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, पानी ज्यादा वाष्पीकृत होता है, इसीलिए। क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी और जो पत्ते होते हैं बेटा वहां से जल का जो नुकसान है वो ज्यादा होता है क्योंकि जब धूप पड़ती है तो पानी बेटा वाष्पीकृत होता है, उड़ जाता है, जिससे पानी की कमी होती है। अतः गर्मियों के मौसम में हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूं। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्यों? क्योंकि पौधों को पानी कम दिया गया होगा, जिससे कि बेटा वहां पर पौधों को प्रॉपर नमी नहीं मिल पाई, जिससे वो सूख गए। नाउ सिंचाई के स्रोत। अब देखो सिंचाई के बेटा अलग अलग स्रोत हैं। स्रोत अलग अलग हो क्यों ना, क्योंकि हमारे पास जल के अलग अलग स्रोत हैं। आपको पता होगा कि पहले हम नदियों की पूजा करते थे। क्यों करते थे नदियों की पूजा? पता है आपको? क्योंकि नदियों से बेटा हमें पानी मिलता था। हम हर उस चीज की पूजा करते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको पता होगा कई गांव घरों में, शहरों में बरगद की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। बरगद या पीपल कोई पेड़ भगवान है? सोच कर देखो, भगवान नहीं है। उनकी पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये दो पौधे ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हमको बोला जाता है अपने मम्मी पापा की जो है पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमें सिखाया जाता है। क्यों? जिससे कि हमारी मम्मी पापा से जो हमारी जरूरतें पूरी हो रही है वो लगातार पूरी होती रहे, हमारा उनसे संबंध बना रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि हम हर उस चीज को भगवान मान लेते हैं जो चीज हमारी जरूरतों को पूरा करता है। कईयों के लिए तो सरकार भी भगवान हो जाती है, पर क्या भगवान सरकार हो सकती है? नहीं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पहले नदियों की पूजा हम इसीलिए करते थे क्योंकि नदियों से हमारी जरूरत पूरी होती थी। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अब वो जरूरतें कैसे पूरी होती थी? कुएं के द्वारा, जलकूप के द्वारा, तालाब या झील से, नदियों से, बांध बनाकर, नहरों से, इन जगहों से हमें जल मिलता था। और जहां से जल मिलेगा वहीं से हम जल की जो है वो जनरली आपूर्ति कर पाएंगे, सिंचाई में मदद ले पाएंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग चित्र है जिसमें आप देख सकते हो बेटा ये कुओं से सिंचाई की जा रही है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं कुछ। पारंपरिक का मतलब जो पुराने तरीके हैं बेटा, जैसे सिंचाई पहले की जाती थी, अभी नहीं की जाती है, ऐसे पहले की जाती थी। तो वही है यहाँ पर सिंचाई का पारंपरिक तरीका, कुओं से, झीलों से, नहरों से किया जाता था। अब इसमें अलग अलग है, जैसे पहले दे रखा है ये बेटा मोट। ये क्या है? मोट, जिसमें यहाँ पर आप देखो तो जो कुएं हैं उसमें यहाँ पर घिरनी लगी होती थी और बैलों की सहायता से या फिर बेटा इंसान खुद भी पानी को कुओं से खींचता था और खींचकर खेतों में पानी को प्रवाहित कर देता था। उसके बाद आया बेटा चैन पंप, फिर आया ढेकली, फिर आया रहट, उसके बाद फिर और भी विधियां आई धीरे धीरे। तो ये चैन पंप है। देखो चैन पंप में क्या होता है, पानी जो है ऐसे करके ये चैन से चलता है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। पानी यहाँ से एक जगह से पानी उठता है और दूसरी जगह पानी गिरता रहता है और इससे ये पानी जो है खेतों में चला जाता है। तो ये चेन पंप हो गया। ये बेटा हो गया बेटा ढेकली। देखो ये ढेकली तरीका था जिसमें क्या होता था, हैंड पंप की तरह कुओं से पानी निकाल कर ऐसे प्रवाहित किया जाता था। ये कुछ अलग अलग तरीके थे जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके नहीं थे। बहुत मेहनत लगती थी, पानी बहुत कम मिल पाता था, इसीलिए फसल भी कम उगती थी।
आजकल तो मोटे मोटे पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इन अलग अलग विधियों का नुकसान भी था। पानी का नुकसान बेटा बहुत ज़्यादा होता था। खेतों में पानी प्रवाहित कर दिया जाता था, जितनी फसल को ज़रूरत होती थी, वरना सारा पानी उड़ जाता था। उसके बाद आया बेटा हमारे पास रहट। रहट में क्या होता था, बैलों द्वारा नीचे ऐसे जो है वो चैन बनी होती थी, जिसमें बैल ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे और इसकी सहायता से ये घूमता था, पानी निकलता रहता था और ये पानी जो है बेटा खेतों में जाता था। वही है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंपों का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए अब डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये मॉडर्न तरीका है। अब है सिंचाई की आधुनिक विधियां। पहला है बेटा इसमें छिड़काव तंत्र। मोटा मोटा मैं समझा देता हूं। छिड़काव तंत्र एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जो भूमि समतल नहीं है, एकदम सपाट नहीं है, ठीक है, उनके लिए किया जाता है। जहां पर जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्वाधर पाइपों यानी कि ऊपर उठी हुई पाइपों के सिरे या ऊपर के सिरों पर घूमने वाली नोजल लगी होती। अब सवाल उठता है कि ये समान ना होने का क्यों बोल रहा है? क्योंकि बेटा इसमें ढलान होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, इसमें ढलान होती है। तो अगर हम पानी को यहाँ डालेंगे, इस जगह पर डालेंगे बेटा, वो सारा पानी बहकर नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ के पौधों को तो पानी मिल जाएगा, है ना, लेकिन कम मात्रा में। यहाँ के पौधों को पानी जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे सारा पानी वहीं आएगा। तो इसीलिए ये है बेटा छिड़काव मेथड। इसको आपने खेतों में आजकल देखा होगा कि बड़े बड़े से जो है ना पाइप लगे हुए होते हैं और वहां पर फाउंटेन लगी होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है और पानी जो है खेतों में फसलों के ऊपर गिरता है। इसके दो फायदे। पहला फायदा यह है कि असमतल या असमतल भूमि पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा फायदा, पानी की कम मात्रा लगती है। एक और फायदा भी है, यानी तीसरा फायदा, पौधों के पत्तों से पानी नीचे की तरफ गिरता है, जिससे कि पौधों के जो पत्ते होते हैं वो धुल जाते हैं और जो उनके रंध्र होते हैं बेटा, छिद्र, स्टोमेटा, वो खुल जाते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होती है। समझ में आ गया? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये कहां पर प्रयोग में लाई जाती है, यानी इनका प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों को उगाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जो ढलान वाली खेती होती है। उसके बाद आता है बेटा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, मोटर लगा होता है कुओं के अंदर, उससे पानी को खींचा जाता है। पानी जब बाहर निकल जाता है बेटा, तो उसको पाइप के द्वारा, पाइप बिछा दी जाती है और पाइप में बेटा जगह जगह पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। उन पाइपों से पानी बूंद बूंद करके जो है पौधों की जड़ों में जाता है। इसीलिए ये मेथड सबसे अच्छा माना गया है। ये तरीका बेटा सबसे अच्छा माना गया है। क्यों इस तरीके को सबसे अच्छा क्यों माना गया है? क्योंकि इस तरीके में, ध्यान से सुनना, इस तरीके में जो उपयोग होता है पानी वो कम होता है, क्योंकि सारा का सारा पानी जड़ों में जा रहा है। और जड़ों में जाने की वजह से होगा क्या? सिंपल सी बात बताओ, जड़ों में जाने की वजह से होगा क्या? पौधों के अंदर पानी बिल्कुल जड़ तक पहुंचेंगे, उनके लिए जो अवशोषण करना है वो आसान हो जाएगा और पानी की ज्यादा मात्रा जो है वाष्पीकृत नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, वो वही बोलना चाह रहा है, बस दैट्स इट। उसके बाद आता है, अब आपने क्या किया, फसल उगना तैयार हो गया है बेटा, फसल उगने लगा है। और फसल उगते समय क्या होता है, कई बार अवांछनीय पौधे भी उगने लग जाते हैं, यानी ऐसे पौधे जिन पौधों की आपको जरूरत नहीं है लेकिन वो पौधे साथ के साथ उग गए। तो ऐसे पौधों को कैसे हटाया जाए, उन अवांछनीय पौधों को कैसे हटाया जाए, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार ऐसे पौधों को कहा जाता है बेटा जो पौधे अवांछनीय होते हैं, हम उसे उगाते नहीं हैं, पर हमारी फसलों के साथ विभिन्न पोषक तत्वों के मिलने से, मिट्टी को पलटने से, सिंचाई होने से, उर्वरक खाद को मिलने से अपने आप उगने लग जाते हैं। अब ऐसी फसलों को हम हटाएं कैसे? तो उसको हटाने की जो विधि है उसको कहते हैं खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। उन्होंने वो चीज देखी। क्या वे अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, वो अपने आप उग गए हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं।
इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है जिन पौधों को हमने नहीं लगाया, अपने आप उग गए। अब इनको हमें हटाना है, तो इसको हटाने की विधि को बेटा निराई कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले निराई किसे कहते हैं, तो निराई एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवांछनीय पौधों को खेतों से बाहर निकाल फेंका जाता है। निराई कैसे की जाए, निराई क्यों की जाए, तो वही कह रहे हैं निराई की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। स्पर्धा मतलब होता है बेटा कंपटीशन, यानी वो फटाफट क्या करते हैं, सभी पोषक तत्व लेने लग जाते हैं, धूप लेने लग जाते हैं, पानी लेने लग जाते हैं और उनका विकास तेजी से होने लग जाता है, क्योंकि वो जंगली है भाई, उनको कोई उगाता नहीं है, वो उसी माहौल में उगने लायक बने हुए हैं। तो इसीलिए वो जैसे पोषण मिलते हैं ना, फटाफट उगने लग जाते हैं, वो बहुत तेजी से, हमारी फसलों से तेज। तो इसीलिए अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो सारा पोषक तत्व तो वही ले जाएंगे, तो हमारे फसलों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, हमारे फसलों की वृद्धि और विकास के ऊपर इसका असर पड़ेगा। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, इतने मोटे हो जाएंगे कि जब आप फसल को काटोगे तो आपसे जो है ना कटाई नहीं हो पाएगी। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इन सबको हटाना पड़ेगा। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतते समय भी खरपतवार को उखाड़ा जाता है और उसको हटाया जाता है। इसमें भी उसे सहायता मिल जाती है, जो पहले से खरपतवार है उस खेत पर वो हट जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, और जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी में पोषण देने का काम करते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन एवं बीज बोने से पहले का होता है, यानी कि बीज अगर आप बोते हो उससे पहले अगर खरपतवार लगे हुए हैं तो उन्हें हटाते, क्योंकि उस समय आपको मेहनत कम लगेगी, क्योंकि जो बीज आपने बेटा बोने हैं उससे पहले आपको पता लग जाएगा ये खरपतवार है, उनको हटाकर साइड कर दो। फिर जब आप बीज बोओगे तो उसका वृद्धि विकास होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी समय करें, बाद में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बीज बोने के साथ साथ खरपतवार भी उगने लग जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो आपको बाद में पता लगता है मेरी फसल कौन सी है और खरपतवार कौन सा है। तो जब आपको समझ में आ जाए ये खरपतवार है तो तब उसे हटा लें। समय रहते रहते ये काम करते रहें। तो खरपतवार पौधों को हाथ से आप जड़ सहित उखाड़ें। काटेंगे तो कई बार, छांटेंगे तो कई बार वो नहीं मरते हैं, अथवा भूमि के निकट से ही उन्हें काट लें, समय समय पर काट लें। ठीक है, पूरा ना उखाड़ पाए जड़ समेत, आपको लगे कि मेरा फसल भी बर्बाद हो जाएगा, तो आप नीचे से काट दें, जिससे कि उनके सभी शाखाएं कट जाएं और उनका पोषण बंद हो जाए। यह कार्य खुरपी से किया जा सकता है या हैरो से भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी रसायन है बेटा, जिन रसायनों का प्रयोग, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे भी रसायन हैं जिन रसायनों का प्रयोग खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। तो रसायनों के उपयोग से भी हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं खरपतवार नाशी। क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। जैसे बेटा आपका है 2D और 4D। क्या है बेटा? 2D और 4D। ये दवाइयों के नाम हैं, ये केमिकल के नाम हैं जिनका प्रयोग खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। खेतों में हम इनका छिड़काव करते हैं उचित मात्रा में, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। यानी बेटा कुछ ऐसे केमिकल डिजाइन किए जाते हैं कंपनियों में, लैब में, जिससे कि उसका असर हमारे पौधों पर नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा बेटा, मच्छर, मक्खी, खटमल, इन सबको मारने के लिए अलग अलग दवाइयां आती हैं। मच्छर मारने वालों से आप खटमल को नहीं मार सकते हो, खटमल मारने वाली दवाई से मच्छर नहीं मरते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो दवाइयां उनके हिसाब से बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही खरपतवार के हिसाब से दवाइयां अलग बनाई जाती हैं, जिनसे हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे करके उसको छिड़क दिया जाता है। यानी पूरे के पूरे खेत में पानी में मिलाकर उसे ऐसे टंकी में भरकर, आपने देखा भी होगा ये, और भरकर खेतों में हर जगह पर छिड़क देते हैं, जिससे कि कोई भी फसल जब उगने वाला होता है तो इस केमिकल को पोषक तत्व के रूप में अवशोषित करता है और पौधे मर जाते हैं। तो वही है, ऐसे भी हम हटा सकते हैं। जैसे पहले बताया गया, जैसे यहाँ पर क्या रहा है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है बेटा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, इसने मुंह में जो है मास्क लगा रखा है ना, नाक ढका हुआ है इसने।
क्योंकि ये शरीर के अंदर जाकर हमें नुकसान दे सकता है, बल्कि इसकी मात्रा अगर खेतों में जरूरत से ज़्यादा डाल दी जाए बेटा तो यह हमारे फसल द्वारा अवशोषित हो जाएगा। हमारे फसल मरेंगे नहीं, लेकिन हमारे फसल के अंदर ये आ जाएगा। तो जब हम खाएंगे बेटा इसे तो हमारे शरीर को नुकसान मिल सकता है। इसीलिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग उर्वरक की तरह ही उचित मात्रा में करना चाहिए। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बोने या बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद करोगे तो वो असर नहीं करेगा, क्योंकि सारे आपके पौधों पर पड़ेगा। खरपतवार नाशी के छिड़काव के किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें नाक मुंह को ढक लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये बातें बहुत ज़रूरी थी जो आपको जानना था। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कृषि की विभिन्न पद्धतियां हैं, इन सभी पद्धतियों से होकर ही हमारा जो कृषि है वो संपन्न हो पाता है। तो अब हम बात करेंगे बेटा कटाई के बारे में। कटाई एक प्रक्रिया है। जब जो फसल है, जो पौधे हैं बेटा वो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद उन तैयार फसलों को काटा जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, बल्कि इसमें सभी कार्य महत्वपूर्ण है। अगर आप खरपतवार को ना हटाओ तो दिक्कत, अगर आप खाद और उर्वरक ना डालो तो दिक्कत, सिंचाई ना करो तो दिक्कत, मिट्टी तैयार ना करो तो दिक्कत, कटाई समय पर ना करो तो दिक्कत, उसके बाद इन सब के बावजूद भंडारण ना करो तो दिक्कत, वितरण अच्छी तरीके से ना हो तो दिक्कत। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी चरण जो फसल उत्पादन का है बेटा उसको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई की जाती है और उस प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर काटा जाता है। या तो आप उसे काटते हो बेटा या फिर पौधों को उखाड़ा जाता है जड़ समेत। जैसे बेटा मूली के पत्तों को काट कर थोड़ी हटाएंगे, उसको तो हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि बेटा वो मूली तो अंदर है, खींचेंगे। मूली की भी तो खेती की जाती है। तो ऐसे कह रहा है कि कई चीज़ें जड़ के अंदर होती हैं तो उनको जड़ समेत उखाड़ा जाता है। जैसे कि बेटा चुकंदर हो गया, वो भी जड़ों के अंदर होता है, मतलब नीचे होता है। और आपके वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, अरे अदरक भी अंदर होता है, या फिर शकरकंदी। तो इन सबको उखाड़ा जाता है अथवा उनको धरातल के पास से काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने तक का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से इसे काटा जाता है। पहले भी काटा जाता था, अभी भी। और एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। क्या कहते हैं बेटा? हार्वेस्टर। ये इंग्लिश शब्द है। काटी गई फसल से बीजों को और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन से किया जाता है। यह है बेटा कंबाइन मशीन, ठीक है। इसके द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर संयुक्त होता है। यानी इसमें थ्रेशर भी लगा होता है, इसमें हार्वेस्टर भी लगा होता है। आप देखो, हार्वेस्टर से काटा जाता है, थ्रेशर से बेटा अलग किया जाता है। और कंबाइन मशीन क्या होती है बेटा? जिसके अंदर हार्वेस्टर भी लगा होता है और थ्रेशर भी लगा होता है। हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों की सहायता से एक ही झटके में आपको फसल के अंदर से बीज अलग मिल जाते हैं। बस अब कहते हैं, क्या ये मशीन दिख रहे हो ना, ये आपने देखा होगा। इसमें बेटा क्या होता है, फसल कटती है, यहाँ पर जाता है, टैंक में स्टोर होता है, बीज अलग आ जाता है और भूसा बेटा इससे नीचे गिरता रहता है। बस ये है, क्लियर है। कंबाइन का मतलब ही होता है जुड़ना। उसके बाद कहता है क्या, ये देखो यहाँ पर सारी बातें पढ़ लेना आप। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, ठीक है, यानी विनोइंग करके अलग करते हैं। विनोइंग, फटक कर, पढ़ा है विनोइंग आपने? विनोइंग मतलब होता है हवा की सहायता से। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते हैं, वो अलग करते हैं। या फिर आपने देखा होगा फसल को ऐसे कुछ बर्तन में रखकर और वो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं और पीछे की तरफ से पंखा चल रहा होता है, जिससे कि सारा भूसा अलग हो जाता है और सारा जो अनाज का दाना है बेटा, जो भारी होते हैं बेटा, वो नीचे गिर जाते हैं। वही होते हैं विनोइंग। ये विनोइंग है बेटा। देखो, इसके अंदर ब्लेड लगी होती है, यानी अंदर पंखड़ी लगी होती है, इसमें से हवा निकलती है और इसकी सहायता से जो है वो बीजों को और भूसे को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कटाई का पर्व। क्या कटाई, जब फसल की कटाई होती है तो क्या कोई जो महान दिन होता है या कोई महोत्सव मनाया जाता है? देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेटा, जैसे कि
बच्चा जब पैदा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब प्लीज माइंड मत करना और आप ये भी मत सोचना कि बकवास की चीजें मैं बताता हूं। मैं सारी चीजें अच्छी होती हैं, अपने सोच और समझने के तरीके पर आधारित है। तो जब कभी बच्चा पैदा होता है बेटा, तो उसका सारा पोषण पेट के अंदर हो रहा होता है, पोषण लेकर वो पैदा होता है। जब वो बाहर आता है, ठीक है, जब वो बाहर आता है यानी कि बाहर निकल जाता है पेट से, यानी पैदा हो गया, तो आपने देखा होगा सभी खुश हो जाते हैं। यानी कि पेट के अंदर रहता है तो ऐसी कोई खुशी नहीं होती है ज़्यादा, बस ये है कि पेट में बच्चा है ना, एक एक्साइटमेंट होती है पर ज़्यादा खुशी नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब देखो, तब आपने देखा होगा कुआं पूजन वगैरह कराया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। तो ऐसे ही फसल भी बच्चे के समान ही है बेटा। बच्चा जब, यानी फसल जब खेतों में होता है तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए, लेकिन जब उन्हें काटा जाता है ना तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, उस समय हमारा रिजल्ट आता है। ऐसे ही सेम बेटा, जब आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो, पेपर में अच्छा लिख कर आते हो, तो सबसे ज़्यादा इंतजार किस चीज़ का होता है? रिजल्ट का, ठीक है। और रिजल्ट आते ही बड़ी खुशी होती है कि वो मैंने इतने परसेंट ली, है ना। तो ऐसे ही सेम ये रिजल्ट होता है जब फसल हमें मिलता है, ठीक है, कट कर। तो कटाई का पर्व मनाया जाता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचालित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवानव्य और बिहू जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ जुड़े हैं, जो कटाई से संबंधित है बेटा। तो इन सभी पर्वों को जो मनाया जाता है ना, वो फसलों की वजह से ही मनाया जाता है। इसके पीछे चाहे कुछ भी चीजें जोड़ लो, कोई भी कहानियां जोड़ लो, पर वजह यही है। अब आता है हमारे पास बेटा भंडारण। भंडारण सबसे महत्वपूर्ण चरण, सभी चरण महत्वपूर्ण है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण। पूरी मेहनत कर ली आपने, रिजल्ट मिल गया आपको, अब उस रिजल्ट को आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? यानी कमजोर नहीं पड़ना हमें। तो ये कह रहा है कि उत्पादन का काम हो गया, अब भंडारण का काम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उत्पाद का भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की संभावना या जीवों के आक्रमण की संभावना या अंकुरण होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाने की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कढ़ाई में भून दो, उसे भूनना नहीं है बेटा, सिर्फ धूप में सुखाना है, उचित ताप पर उसमें से नमी निकलने देना है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए, नमी जो है हट जाए। इससे उसकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं, कवकों से सुरक्षा मिल जाती है। साथ ही बेटा हम उसमें बोरों में डालकर उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ डालते हैं, नीम के पत्ते डालते हैं और इसका भंडारण करते हैं। जिन बड़े बड़े स्थानों पर उनको भंडारित किया जाता है उन्हें साइलो कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? साइलो, जिसे कहते हैं भंडार गृह। बड़े बड़े होते हैं ये होते हैं साइलो। देखो ये हमारे दिल्ली का साइलो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जो खाद्य निगम होता है वो है ये। देखो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय खाद्य नियम, यहाँ लिखा है FCI। FCI का मतलब हो गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत, पूरे भारत का नहीं है ये हर एक राज्य का अपना अपना होता है, पर इसको संचालित करती है केंद्र सरकार। तो ये हमारे दिल्ली में भी है, ये बेटा हमारे अलग अलग राज्यों में भी है। तो वही सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखो, ये अनाज के बोरे हैं बेटा, जिनको ऐसे संग्रहालय में रखा जाता है, ऐसी जगहों पर रखा जाता है जिन जगहों पर इनको नमी से, कीटों से बचाया जा सके। अगर इनको सही तरीके से ना रखा जाए बेटा तो हमारी पूरे 6-7 महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि पीड़कों जैसे चूहों, कीटों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर भंडारित किया जाता है।
नीम की सूखी पत्तियों को घर के अनाज के भंडारण में डाला जाता है जिससे कि उसमें कीड़े ना लगें। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं, यानी दवाइयों का उपचार भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है। अब आता है जंतुओं से भोजन। हमने सारी बातें जो है बेटा अब तक पढ़ी, ये सभी पौधों से आधारित थी। अब हम जंतुओं के बारे में बात करेंगे। क्या भोजन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है? बिल्कुल। जंतुओं से बेटा हमें दूध मिलता है, दही मिलता है ना, ये सब मिलता है हमें। तो वही कह रहा है क्या कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तालिका को बनाना है और पूरा करना है, यानी अपनी कॉपी में बेटा इसे आप बनाओगे और इसे पूरा करोगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, बाकी आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें, आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको क्या मिलता है खाद्य पदार्थ में बेटा? दूध मिलता है। दूध कहाँ से मिला? गाय से, भैंस से, बकरी, ऊंटनी, याक, इन सब से। उसके बाद बेटा दही मिला हमें। ठीक है, दही भी हमें कहाँ से मिलता है? दही सीधे तौर पर नहीं मिलता, पर मिलता तो है, खाने का सामान दही है जो दूध से मिलता है हमें, तो इसमें भी स्रोत हमारे वही आ जाएंगे। उसके बाद बेटा घी मिलता है हमें, है ना, दूध, दही, घी, मक्खन मिलता है हमें, यहाँ मक्खन लिख लेना और इसमें उनके स्रोतों के नाम लिखना, तो सभी स्रोत में। उसके बाद इतना ही नहीं बेटा, आप दूध, दही, घी, मक्खन, मीट लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बेटा मछली लिख सकते हो, मछली, यहाँ पर मछली भर सकते हैं आप, क्योंकि मछली भी तो हम खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाद्य सामग्री में सिर्फ दूध से संबंधित चीजें डालनी है। आप बेटा दूध, दही, मीट, मछली, मांस इत्यादि ये सब भी लिख सकती हो। तो दही हमें सीधे तौर पर नहीं मिलता, पर दही हमें दूध से मिलता है, घी भी हमें दूध से मिलता है और दूध हमें इन सभी जीवों से मिलता है। मीट हमें किससे मिलता है बेटा? मुर्गे से मिलता है ना, बकरे से मिलता है। कुछ लोग जो है वो पिग का भी यूज करते हैं, यानी कि सुअर भी खाते हैं, और कई जगहों पर तो गाय का मीट भी खाया जाता है। उसके बाद बेटा मछली भी जंतु है जिनसे हमें खाद्य सामग्री मिलती है बेटा। उसके बाद बेटा आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप शहद भी डाल दें, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। शहद भी हम खाते हैं और वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा? जंतुओं से मिलते हैं। अब वो कोई फसल थोड़ी है, शहद का फसल थोड़ी होता है, तो शहद भी डाल सकती हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या लिखें, इसमें आप दूध लिख लेंगे, उसके बाद एक पॉइंट में आप घी लिख लें, इसमें बेटा आप मछली लिख लें, ठीक है, इसमें आप मीट लिख लें, उसके बाद यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिखकर जो है वो शहद डाल सकते हैं। ऐसे ये पॉइंट लिखकर आप इनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? दूध के लिए आपने देखा होगा, दूध के लिए गाय भैंसों को पाला जाता है, बड़े बड़े गाय भैंस के तबेले होते हैं जिसमें बहुत सारी गायों को पाला जाता है, चारा दिया जाता है, खिलाया जाता है और दूध निकाल कर बेचा जाता है। उसके बाद बेटा मछली पालन की जाती है। उसके बाद जो है वो मीट उगाने के लिए, सॉरी मीट उगाया तो जाता ही जाता है, कुछ भी बोलता हूँ मैं भी, मीट के लिए बेटा हम क्या करते हैं? मुर्गे को पालते हैं, जैसे मुर्गी फार्म कहते हैं बेटा। फिर अंडे मिलते हैं हमें, यहाँ पर अंडे भी डाल सकते हो बेटा, घी ना डालकर आप अंडा डाल लो, अरे यहाँ पर आप अंडा डाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूध, अंडा, मछली, मीट, शहद ये सब आप डाल सकते हैं। तो ये तालिका आपको भर लेनी है। और जहाँ पर इन सबको बेटा रखा जाता है उसे हम कहते हैं पशुपालन विधि, और जो जगह होती है उसे कहते हैं पशुआलय। क्या कहते हैं बेटा? पशुआलय। तो ये कह रहा है क्या कि इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा कि पौधों की तरह हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का आहार करते हैं, और इसके बाद इसमें कहा है कि हमें और भी चीज़ें जो है खाने के लिए मिलती है, जिसके लिए हमें जो है पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। और जैसे हमने पशुओं का बेटा बीज का चयन किया, बुआई की, कटाई की, ऐसे पशुओं की भी देखभाल की हमें आवश्यकता होती है। और इस विधि को पशुपालन कहते हैं, पशुपालन। और जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उसे कहते हैं पशुआलय। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। इसमें मछली का जो कॉड लिवर ऑयल होता है, जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा ये बेटा पाठ था, पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। लगभग 1 घंटे 40 मिनट की ये क्लास थी, जिसके अंदर हमने पूरे पाठ को कवर कर लिया है। अगले क्लास के अंदर हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में बात करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि हमने जो भी सीखा है उसमें हमें कितना याद है, तो प्रश्न उत्तर की भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे, सारी बातों को आप याद रखेंगे।
स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल अगर अच्छा लगा हो बेटा, आपको लगा हो कि चलो कुछ तो सीखने के लिए मिला ही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।